हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स की दुनिया। आज हमारा टॉपिक होगा डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल। डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल क्या है, हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। आइए इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। द डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट रिचर्ड डॉन बुश। जो डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल है वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, मतलब ये थ्योरी में दी गई है हम लोग को। ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि डेवलप की गई थी रिचर्ड डॉन बुश के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ये रिचर्ड डॉन बुश के द्वारा ये डेवलप की गई थी। इट वाज अ फर्स्ट प्रेजेंटेड इन हिज पेपर एक्सपेक्टेशन एंड एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स। ये कब फर्स्ट प्रेजेंट किया गया था? ये कौन से पेपर में? ये फर्स्ट प्रेजेंट किया गया था एक्सपेक्टेशन एंड एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स में, और ये कब पब्लिश हुई थी? 1976 में। आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये कब फर्स्ट पब्लिश की गई थी? 1976 में ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी। कहाँ पे पब्लिश की गई थी? इस पेपर का नाम क्या था? पेपर का नाम था एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स। दिस मॉडल अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द शॉर्ट रन volatility of exchange rates in response to various economic shocks। ये जो मॉडल है वो इसलिए अटेम्प्ट किया गया था कि जो शॉर्ट रन्स, जो मतलब कि देखिए, कोई भी कंक्लूजन दो चीज में निकलती है, एक शॉर्ट रन में निकलती है, एक लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म हम फ्यूचर को सोचते हुए करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। तो ये चीजें इंस्टेंट रिजल्ट के लिए निकाली गई थी, ये शॉर्ट रन वॉलिडिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन रिस्पॉन्स टू वेरियस इकोनॉमिक शॉक्स। ये बहुत सारे इकोनॉमिक शॉक्स को रिस्पॉन्स करने के लिए, उसके एक्सचेंज रेट को स्टडी करने के लिए ये चीजें निकाली गई थी। आइए हम आगे इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड स्टिकी प्राइसेस। फ्लेक्सिबल प्राइसेस क्या है और एक स्टिकी प्राइसेस क्या है? फर्स्ट आप इन दोनों के बारे में जानें। द मॉडल एज्यूम अ वर्ल्ड विथ बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्टिकी प्राइसेस। फ्लेक्सिबल प्राइसेस refer to goods and services whose price can adjust instantly to change in supply and demand, while sticky prices refer to those that do not adjust immediately। Flexible prices क्या होता है? Flexible prices वो होता है जो goods and services पर होते हैं, ठीक ना? जो goods and services के जो प्राइस होते हैं वो जो तुरंत के तुरंत एडजस्ट कर दिए जाएं। किसके हिसाब से एडजस्ट कर दिए जाएं? जो चेंज हो रहा हो किसमें? सप्लाई एंड डिमांड में। जिस हिसाब से सप्लाई और डिमांड कह रहा होगा उस हिसाब से फ्लेक्सिबल प्राइसेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को चेंज कर देगा। लेकिन स्टिकी प्राइसेस क्या कहता है? स्टिकी प्राइसेस ये कहता है कि ये चेंज नहीं करेगा इमीडिएटली। क्या नहीं चेंज करेगा? ये अपने प्राइसेस को इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा। गौर से सुनिएगा, फ्लेक्सिबल प्राइसेस क्या होते हैं? वो फ्लेक्सिबल होते हैं। भाई सप्लाई कैसी है उस हिसाब से डिमांड कर दो, डिमांड कैसी है उस हिसाब से सप्लाई, तो उस हिसाब से उनके प्राइसेस भी होते हैं। ठीक है। सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ा दो। सप्लाई कम हो रही है, डिमांड जा रही है, तो प्राइस घटा दो बढ़ा दो, ये चीज होती है। लेकिन स्टिकी प्राइसेस में क्या होती है? डू नॉट एडजस्ट इमीडिएटली। एडजस्ट होंगे लेकिन तुरंत के तुरंत नहीं होंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल प्राइसेस मार्केट के सिनेरियो पर ही एडजस्ट हो जाएंगे और तुरंत के तुरंत हो जाएंगे। क्या कहता है फ्लेक्सिबल प्राइसेस? In a situation of flexible prices, the prices of goods and services can quickly and easily adjust to changes in supply and demand। ये तुरंत के तुरंत एडजस्ट होते हैं। देखो भाई, क्विकली इजली हो गया, ठीक है। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी मार्केट में सप्लाई और डिमांड चल रहा है, जिस हिसाब से भी चल रहा है, ये तुरंत के तुरंत अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। इनमें ज्यादा नखरे नहीं होते हैं, ये स्टिकी प्राइसेस जैसे नहीं होते हैं, इनको ज्यादा अपना भाव गिराना घटाना नहीं होता है। ये जैसा कंज्यूमर जो जैसा डिमांड करेगा, मार्केट जिस चीज की ज्यादा सप्लाई कहेगी, जिस चीज की डिमांड कहेगी, ये अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर देते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्राइसेस चेंज रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू शिफ्ट्स इन मार्केट कंडीशन। प्राइसेस क्या होते हैं? वो तुरंत, मैंने क्या बोला था, मार्केट कंडीशन के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है। मार्केट कंडीशन जो भी कह रहा है, मार्केट कंडीशन कह रहा है कि भाई प्राइस को गिरा दो, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस को बढ़ा दो, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हम लोग फ्लेक्सिबल प्राइसेस में करते हैं। मार्केट विद फ्लेक्सिबल प्राइसेस टेंड टू क्लियर क्विकली, मीनिंग दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें क्या होता है?
जितने क्वांटिटी डिमांड किए गए हैं उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड होगी, ठीक है। There is a high degree of price responsiveness to change in factors like production cost, demand और supply shocks. इसमें बहुत सारे प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस आते हैं, क्या क्या आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट आते हैं, डिमांड आते हैं और सप्लाई शॉक्स आते हैं। अब चलिए स्टिकी प्राइसेस पर आते हैं। स्टिकी प्राइसेस क्या होता है? स्टिकी प्राइसेस वो होता है, sticky prices refer to a situation where prices do not adjust quickly to changes in economic condition. Sticky prices क्या होते हैं भाई? जो do not adjust quickly to changes in economic condition. वहां क्या हो रहा था भाई? इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ हम इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ हम मूड पर चेंज करेंगे। गवर्नमेंट का मूड हुआ तो करेगा और नहीं हुआ तो नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर तुरंत के तुरंत काम नहीं होता है, बल्कि फ्लेक्सिबल प्राइसेस में काम तुरंत के तुरंत आते हैं। किस पर काम होता है भाई? चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। जिस तरीके से सप्लाई और डिमांड होगा उस हिसाब से मार्केट की प्राइसेस चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस में मार्केट के प्राइसेस तुरंत के तुरंत चेंज नहीं किए जाएंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? प्राइसेस चेंज इनफ्रीक्वेंटली इवन इन फेस ऑफ चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड। देखो मैंने क्या बोला था, गौर करिएगा मेरे वर्ड पर। मैंने ही बोला, यही बोला था कि मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, सप्लाई और डिमांड में कितनी भी आफत आ जाए, लोग नहीं खरीद पा रहे हैं कम महंगे पैसों से, महंगे पैसों की वजह से ज्यादा डिमांड नहीं हो पा रही है या सप्लाई नहीं रेगुलेट हो पा रही है, तो भाई साहब स्टिकी प्राइसेस क्या कहता है भाई? फेस ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड, ये इनफ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किए जाते हैं। ये अपने समय पर ही किए जाएंगे, ये अपने टेन्योर पर ही किया जाएगा। There may be various reasons for price sickness, such as menu cost associated with changing price, contract that fix prices for a certain period, और psychological factor। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था ना, ये क्यों नहीं चेंज होते हैं? ये बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं प्राइस सिकनेस के, सच एज मेन्यू कॉस्ट, जो मेन्यू में देकर रखा गया है, ठीक ना। एसोसिएटेड बाय चेंजिंग प्राइस, मतलब कि ये पहले से ही कॉस्ट एसोसिएटेड फैक्ट्री से या कहीं भी प्रोडक्शन हाउस से ये बनकर कर दिया गया है कि भाई ये इस टाइम पर मतलब 2023 तक अगर ब्रेड 10 रुपए है, तो भाई कितनी भी भूखमरी आ जाए 2023 में वो उतनी ही चलेगी, क्योंकि उसके मेन्यू में देकर रखा है, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्ट दैट फिक्स प्राइसेस फॉर अ सर्टेन पीरियड, और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमने जिस कंपनी से उठाया, हमने जिस प्रोडक्शन हाउस से उठाया, जिस फर्म से उठाया है, वहां से जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो उतने सर्टेन पीरियड तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा ही चलेगा। हमने किसी फर्म से उठाया, उसने कहा कि ब्रेड के प्राइस 12 रुपए चलेंगे 2024, वो चलते ही रहेंगे भाई। मार्केट कुछ भी कहे, मार्केट कितनी भी डिप्लाई सप्लाई और डिमांड में चेंज करते रहे, हम नहीं चेंज करने जा रहे भैया। और साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो इस हिसाब से स्टिकी प्राइसेस और फ्लेक्सिबल प्राइसेस चलते हैं। क्या क्या आपने सीखा फ्लेक्सिबल प्राइसेस और स्टिकी प्राइसेस में? 3 पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल प्राइसेस तुरंत के तुरंत इकोनॉमिकल कंडीशंस में चेंज होते हैं, वो नहीं चेंज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जिस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज पर डिमांड चल रहा होगा वो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होते हैं। वो इंस्टेंट चेंज हो जाते हैं, ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होते हैं। वो नॉन कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और ये एक फिक्स सर्टेन पीरियड तक चलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ये क्या है? ये है द मॉडल एज्यूम्स परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, मीनिंग द कैपिटल कैन फ्रीली फ्लोज अक्रॉस द बॉर्डर्स विदाउट एनी restrictions। जो कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल्स क्या होते हैं? जो हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो हम शेयर्स खरीदते हैं, जो हम स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक ना, वो चीजें हैं जो कि फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस हम उसको क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी भाव। भाई जाहिर सी बात है, हम स्टॉक इंडिया में बैठे बैठे कहीं से भी खरीद लेते हैं, अमेरिका में बैठे बैठे कहीं से भी खरीद लेते हैं, उसको हम लोग ट्रेड कहीं पे भी बैठे बैठे कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में आएगा। Perfect capital mobility is an economic concept that refers to a theoretical condition in which there are no restriction or cost associated with the movement of financial capital between countries। देखिए इसमें एक चीज दिखा रहा है कि no restriction cost associated with movement of financial capitals between countries। इसमें क्या है? इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है कि देखो
दो देशों के बीच में फाइनेंशियल कैपिटल की क्या भी मूवमेंट हो रही हो, मतलब कोई भी डीलिंग हो रही हो, उससे परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। जिस देश की क्या फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है दो देशों में क्या नहीं चल रही है, उनसे इनके कैपिटल इनके बॉन्ड्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इनके टर्म्स पर आते हैं। टर्म्स क्या है? पहला, नो बैरियर टू कैपिटल फ्लो। कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है जो कैपिटल फ्लो को रोक सके। देयर आर नो लीगल, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल बैरियर्स। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट तुरंत के तुरंत बता रहा है। मतलब कि इसमें क्या है? नो लीगल, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल बैरियर्स। कोई भी लीगल, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल बैरियर्स नहीं है दैट इम्पिडेड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, जो बाधा डाले किसमें? कैपिटल में। इसके मूवमेंट पर, कैपिटल के मूवमेंट पर अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब बॉर्डर के उस पार कोई भी फाइनेंशियल बैरियर्स, कोई भी लीगल तरीके से, कोई भी रेगुलेटरी तरीके से, कोई भी तरीके से बैरियर्स नहीं आएगा किसमें? मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। इन्वेस्टर्स कैन फ्रीली बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स इन एनी कंट्रीज विदाउट फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस। मैंने पहले ही बोला था, इसके अंदर आते हैं स्टॉक्स, आते हैं इसके अंदर बॉन्ड्स आते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स कैन फ्रीली बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स। उन्होंने जो भी फाइनेंशियल एसेट्स अपने खरीदे होंगे ऑनलाइन जिस भी मोड में, वो ना इजीली क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस को वो फेस किए हुए इसको वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नो एक्सचेंज रेट रिस्क। देखिए पहला क्या था भाई, देखो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में लर्न करते हुए चलो, हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमें समझाना है। हमारा मेन मोटो है समझाना, इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से समझा देना। मतलब पहला क्या कह रहा था परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में कि भाई नो बैरियर्स इन कैपिटल फ्लो, कैपिटल फ्लो कहीं पर भी कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा, कहीं पे भी बाई सेल कर लो, कोई भी बॉन्ड्स स्टॉक्स कहीं से भी खरीद के कहीं पे भी बेच दो, इसके लिए तुम्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस की झेलने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है नो एक्सचेंज रेट रिस्क। भाई साहब सबसे बड़ा कैपिटल में होता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट क्या होता है भाई? करेंसी की वैल्यू। एक कंट्री में करेंसी की क्या वैल्यू है, हमारे कंट्री में करेंसी की क्या वैल्यू है, सबसे ज्यादा टेंशन वाला काम होता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। इन अ सिनेरियो ऑफ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, exchange rate between currencies would be perfectly flexible and would adjusted instantly to maintain equilibrium। देखो भाई, सोल्यूशन यहाँ पर रखा हुआ है। अगर किसी को भी बॉन्ड, किसी को भी स्टॉक खरीदना है, तो ये चीजें आप जरूर पढ़ें। जो नो एक्सचेंज रेट रिस्क है, लोग बहुत सोचते हैं कि भाई वहां पर क्या प्राइस चल रहा है, अमेरिका में, इंडिया में क्या चल रहा है, कहीं हमें महंगा ना पड़ जाए, कहीं हमें सस्ता ना पड़ जाए। तो भाई यहाँ साफ साफ लिख कर दे रहा है कि जो ये जो सिनेरियो है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का, एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज वुड बी perfectly flexible and would adjust instantly to maintain equilibrium। equilibrium एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये तुरंत के तुरंत एडजस्ट हो जाएगा, तुरंत के तुरंत इसके प्राइसेस एडजस्ट हो जाएंगे, ये फ्लेक्सिबल होते हैं बिटवीन करेंसीज। ठीक है, एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी वुड बी परफेक्टली फ्लेक्सिबल। जो दो देशों के बीच की करेंसी है वो तुरंत के तुरंत इसमें एडजस्ट हो जाती हैं और इंस्टेंटली होते हैं। क्यों? मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए ये दो देशों के बीच की करेंसीज तुरंत के तुरंत फ्लेक्सिबल, तुरंत के तुरंत एडजस्ट हो जाती हैं। Investors would not face any risk related to changes in exchange rate when moving capital between countries। और जो इन्वेस्टर्स होता है भाई, सबसे पहले तो हमें बिजनेस में चाहिए होता है नो रिस्क पॉलिसी। ये दे रहा है, ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी तरीके का रिस्क फेस नहीं करेगा रिलेटेड टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स व्हेन मूविंग कैपिटल बिटवीन कंट्रीज। एक्सचेंज रेट्स के लिए किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क आपको नहीं उठाना पड़ेगा दो कंट्री के बीच में ट्रेड करने से, इस चीजों को एक्सचेंज करने से, इस बॉन्ड को खरीदने और बेचने से। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट क्या है भाई साहब? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आखिरी पॉइंट पर आता है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट्स क्या है। वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे,
अगर आप परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटीज के पॉइंट्स उठाएंगे तो गूगल्स पर बहुत सारे तमाम हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो ये पॉइंट बताता हूँ। यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट्स क्या है? Interest rates on financial institutions such as bonds would be the same across all countries. देखो, यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट क्या कहता है? जो इंटरेस्ट रेट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए, बैंक्स हो गए, एंड जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपने अपने कंट्रीज में जो भी होते हैं, सच एज बॉन्ड्स, वुड बी सेम अक्रॉस ऑल कंट्रीज। जो इंटरेस्ट रेट होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, चाहे वो बॉन्ड के ऊपर हो, चाहे जिस चीज के ऊपर हो, वो सभी कंट्रीज में सेम होंगे। ये यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट्स कहता है, मतलब एक समान इंटरेस्ट को क्या कहेंगे भाई? चलिए जो भी कह लेते हो, आपको जो भी समझ हिंदी में, इंटरेस्ट रेट सभी देशों में कॉमन रहेंगे। दिस इज बिकॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। क्यों होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि वर्ल्ड में क्या है? दिस इज बिकॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ये वर्ल्ड में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की वजह से होता है। इन्वेस्टर वुड बी सीक द हाईएस्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर जो होता है वो हाईएस्ट रिटर्न लेता है अपने किस पे? इन्वेस्टमेंट पे, लीडिंग टू इक्वलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ग्लोबली। देखो भाई, हम जो भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं हमें चाहिए होता है रिटर्न। रिटर्न कैसा हो? बेहतरीन। अगर उस पे हमें यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट मिल रहा, मतलब कॉमन, हर देश से, किसी भी देश से मैं कोई भी बॉन्ड खरीदूं, मुझे एक ही इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, जो इंडिया में लगता है वो अमेरिका में भी लग रहा है, तो भाई साहब इससे क्या होगा? इन्वेस्टर वुड सीक, इन्वेस्टर पाएगा सबसे हाईएस्ट रिटर्न इन दियर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? चलिए परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट पर बात करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट perfect capital mobility is a theoretical concept and does not accurately reflect the real world condition. मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर एक टर्म बता रहा, एक लाइन को डिफाइन किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल है ना, वो खुद एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो जो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है वो इसी के पार्ट, इसी के टाइप्स है, तो वो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? वो एक्यूरेटली किसी भी रियल वर्ल्ड कंडीशंस पर रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है? In reality, various factors such as government regulation, transaction cost, and different economic condition contribute to limitation on free movement of capital. और जो ये वेरियस फैक्टर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस करती है, अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट होते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं, कंट्रीब्यूट टू लिमिटेशन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें लिमिटेशंस पाई गई हैं फ्री मूवमेंट। कैपिटल मोबिलिटी इन द रियल वर्ल्ड इज ऑफ्टन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लुएंस बाय वेरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ये जो कैपिटल मोबिलिटी है वो अभी भी एक तरीके से क्वेश्चनेबल मान सकते हैं, और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई है? बहुत सारे इकोनॉमिक्स से, बहुत सारे पॉलिटिकल से, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टर्म है जो सभी इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट तो बहुत आराम से जानते होंगे, और नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं इससे वाकिफ होंगे। आइए बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है। The model considers the impact of monetary policy on the exchange rate. In particular, it examines how changes in interest influence expectation and consequently exchange rate. Monetary policy इसमें क्या है? इस थ्योरी में क्या होता है? ये है कि ये जो एक्सचेंज रेट होता है, जो इम्पैक्ट होता है एक्सचेंज रेट का, वो मॉनेटरी पॉलिसी ही मॉनिटर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जनरली देश के सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करते हैं। द मॉडर्न कंसीडर्स द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्सचेंज रेट। इन पर्टिकुलर इट एग्जामिन हाउ चेंजेस इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस एक्सपेक्टेशन से, किस कॉन्स्टिट्यूएंटली से अफेक्ट हो रहा है एक्सचेंज रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी उसको मॉनिटर करता है। इसके पहले टर्म क्या है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देखो भाई, अब देश में भाई इन्फ्लेशन आया, करेंसीज की वैल्यू घटती जा रही है,
करेंसीज जो पैसे हैं वो अंधा मार्केट में बहाए जा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी सबसे अपने प्राइमरी टूल को सबसे पहला टूल इस्तेमाल करेगा, अपने किसको, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। समझ में आया आप लोग को? जब अंधा पैसा बहाना शुरू होता है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक के लोन के इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू कर देगा। जो लोन आपको 7% ब्याज पर मिल रहे थे वो 10% ब्याज पर मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे इसका प्राइमरी टूल है। Central banks can set policy interest rates such as federal funds rate in a United States or European central banks main refinancing rate. Change in this rate influence the cost of borrowing and lending throughout the economy. ये जो है, ये जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होता है, जो जो फेडरल बैंक्स फंड्स हो गए, फंड्स रेट होते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो जनरली इसको रीफाइनेंसिंग रेट करते हैं, मेन रीफाइनेंसिंग, इसको फिर से रीफाइनेंस किया जाता है। इसके जो रेट एंड जो इसकी पॉलिसीज हैं उनको फिर से चेंज किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे मान लो इन्फ्लेशन आता है, हमें अपने करेंसीज की वैल्यूज को बढ़ाना है। इंडियन टर्म में हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी करेंसीज की वैल्यूज को बढ़ाना है तो हम क्या करना शुरू कर देंगे, बैंक जो होगा हमारा आरबीआई जो होगा वो करेगा, चुपचाप क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, लोगों के पास जो लोन लिए रहेंगे वो फिर बैंक में डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे। जो वो इंटरेस्ट 50,000 का चुका रहा था वो 1 लाख का चुकाना शुरू कर देगा। मतलब 50,000 रुपये जेब से कम हुए ना, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हुई ना, इन्फ्लेशन कम हुआ ना, तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला गया। उसे ही इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे प्राइमरी टूल कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर। सेंट्रल बैंक कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। जब ऐसी कंडीशंस आती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में, तो सेकंड टर्म यूज किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाई करती हैं और सेल करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट। ठीक है, क्या करती हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती हैं, वो जो क्या कर, वो खरीदती हैं या बेच देती हैं, मतलब कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन होगा उस हिसाब से वो खरीदारी और बेचने का काम शुरू करेंगे। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स उन्होंने जो भी खरीदी होगी वो ओपन मार्केट में खरीदना बेचना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग दियर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। व्हेन अ सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज इट इंक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, जब कोई भी सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदती है वो क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदती है तो क्या करेगी, वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। फिर क्या करती है, वो प्रेशर्स को डाउनवर्ड की कंडीशंस में लाती है, मतलब कम करती है इंटरेस्ट रेट पर। कन्वर्सली सेलिंग सिक्योरिटी रिड्यूस द मनी सप्लाई पुटिंग अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। देखो, देखो यहाँ दो टर्म आपको साफ साफ समझा दिया गया है। ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खरीदारी और बेचना, बाइंग और सेलिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक ना। जब खरीदने की कंडीशन में आएगी तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक कर देती है मनी सप्लाई इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगी, अंधाधुंध पैसा छापना शुरू कर देगी और प्रेशर्स को रिड्यूस कर देगी इंटरेस्ट रेट पर। जो वो 10% की थी वो तुरंत 7% इंटरेस्ट रेट कर देगी बैंकों में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वो 7% इंटरेस्ट रेट कर देगी। लेकिन वहीं अगर उसने सिक्योरिटी बेची है, क्या करेगी, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगी, मार्केट से पैसा छीनना शुरू कर देगी। मैंने आपको ऊपर ही समझाया था इंटरेस्ट रेट में, अगर इंटरेस्ट रेट में आपको साफ साफ समझाया था, अगर आरबीआई को पैसे आपसे छीनने हैं तो चुपचाप क्या करेगी यार, चुपचाप सिंपल सा करेगी, वो प्रेशर्स को बढ़ा देगी, इस पर बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट पर आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगेगी, आपके जेब को खाली करना शुरू कर देगी। समझ में आ गया गाइस? ओके। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस central banks may employ unconventional measures like quantitative easing। जब इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अनकन्वेंशनल मेजर्स लाइक क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब कि जो एम्प्लॉय होते हैं अनकन्वेंशनल मेजर्स करते हैं, मतलब बहुत सारी अनकन्वेंशनल चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, सच एज, जैसे सेंट्रल बैंक परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक से फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना शुरू करता है, ऑफ्टन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, फिर वो लंबे
टर्म्स की सिक्योरिटीज मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर देता है टू इंक्रीज मनी सप्लाई एंड लोअर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। उसमें क्या करता है वो मनी सप्लाई को बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को वो कम करता है। समझ में आया? वो क्या करता है क्वांटिटेटिव ईजनिंग को, उसमें क्वांटिटेटिव ईजनिंग में वो सेंट्रल बैंक के परचेजेस जैसे फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदता है, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदता है, वो इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को और घटा देता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को, मतलब एक लंबे समय के लिए इंटरेस्ट रेट को वो डाउन कर देता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक्स आर इंक्रीजली कंसर्न विथ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भाई ये तो बात सच है, ये जो लाइन है ये पूरी तरीके से सच है। कोई भी सेंट्रल बैंक, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक ये कंसर्न रहती है कि कैसे उसके देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। दिस इज इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इट नेसेसरी टू टेक एक्शन टू एड्रेस रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम दैट कुड डिस्टर्ब इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें मॉनिटरिंग इन्वॉल्व रहती है और ये नेसेसरी भी होता है। जो एक्शंस लिया जाता है, जो रिस्क को एड्रेस करना होता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स कुड नॉट डिस्टर्ब इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है इनकी वजह से, रिस्क की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बाधा ना आए। समझ में आ गया मॉनेटरी पॉलिसीज? हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई ओवर शूटिंग पर। ओवर शूटिंग क्या होता है? ओवर शूटिंग पर आते हैं। The term overshooting in the model refers to the idea that response to monetary shock. Overshooting क्या होता है? The model refers to the idea and response to monetary shock. जब monetary shock होता है ना, तब इस पर ये मॉडल्स, इस पर ये आइडियाज आती जाते हैं। द एक्सचेंज रेट इनिशियली मूव्स बाय मोर देन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ शॉक। जो एक्सचेंज रेट होता है वो इनिशियली मूव कर देता है, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं ना उसकी वजह से एक्सचेंज रेट पर प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जो करेंसीज की वैल्यू घट जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं डॉलर के मुकाबले में, ये इन कंडीशंस में होते हैं। दिस इज बिकॉज एक्सपेक्टेशंस प्ले अ क्रूशियल रोल। क्यों होता है? क्योंकि भाई उम्मीदें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। एंड एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू एक्सपेक्ट फ्यूचर वैल्यूज, और एक्सचेंज रेट एडजस्ट होना शुरू कर देता है फ्यूचर वैल्यूज को समझते हुए। चलिए इसके टर्म में आते हैं। पहला टर्म होता है शॉर्ट रन एक्सचेंज रेट मूवमेंट। इन शॉर्ट रन एक्सचेंज रेट कैन हाईली वॉयलेट रिस्पॉन्डिंग क्विकली एंड ड्रामेटिकली टू चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिसी। शॉर्ट रन क्या मैंने पहले बोला था, शॉर्ट रन ही का मतलब होता है भाई इंस्टेंट मुझे रिजल्ट चाहिए, तुरंत का तुरंत मुझे रिजल्ट दो। और एक्सचेंज रेट मूवमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज रेट कैन हाईली वॉलेटेड, बहुत तेजी से उसको डिस्टर्ब किया जाता है और वो रिस्पॉन्स भी क्विकली करता है। फिर क्या करता है वो ड्रामेटिकली, मतलब बहुत लेवल का, हाई लेवल का, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, वो चेंजेस दिखे जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिसीज में। ठीक है? क्या होता है शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट में, क्या होता है उसमें, क्या होता है कि ये बहुत तेजी से वॉलेट करता है, बहुत तेजी से उसको शॉक करके रख देता है, वो बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगा और बहुत ड्रामेटिकली, मतलब बहुत हाई लेवल के चेंजेस उसको दिखाई देंगे इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिसीज में। एक्सपेक्टेशंस एंड स्टिकी प्राइसेस क्या है? उम्मीद क्या है और फिक्स्ड प्राइस क्या है? स्टिकी मतलब फिक्स्ड, स्टिकी मतलब थोड़ा हार्ड। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, expectation especially regarding interest rate play a crucial role in overshooting model। overshooting model में जो expectations होता है वो एक crucial role निभाता है। किस रिगार्डिंग? इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग। एक्सपेक्टेशन जो इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग एक क्रूशियल रोल निभाता है ओवरशूटिंग मॉडल में। इफ प्राइसेस एंड वेजेस आर स्टिकी स्लो टू एडजस्ट, मतलब स्टिकी मतलब भाई तुरंत के तुरंत, वो बढ़ाया था ना आपको फ्लेक्सिबल प्राइसेस और स्टिकी प्राइसेस में, फ्लेक्सिबल तुरंत और स्टिकी तुरंत नहीं। तो स्लो जो एडजस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, इनिशियल रिस्पॉन्स टू एक्सचेंज रेट कैन डिस अप्रोप्रिएट। उसमें क्या होता है, डिस अप्रोप्रिएट होता है, मतलब तुरंत के तुरंत आपको काम देखने को, तुरंत के तुरंत आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स क्या है? Changes in interest rate differentials between countries contribute to capital flows। इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स होते हैं जो दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल्स फ्लो में एंड इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट, मतलब जिसको कैपिटल्स फ्लो में हमने जो इन्वेस्ट किया उससे क्या इम्पैक्ट होता है एक्सचेंज रेट पर।
बात समझ रहे हो ना? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स क्या है, मतलब जो दो देशों बीच में जो कैपिटल फ्लोस चल रहे हैं उनके बीच से क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एक्सचेंज रेट। अ कंट्री विद हायर इंटरेस्ट रेट, एक कंट्री जो हायर इंटरेस्ट रेट में अट्रैक्ट मोर कैपिटल, वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, कॉजिंग इट्स करेंसी अप्रोसिएट एंड वाइस वर्सा, क्योंकि इसकी करेंसीज अप्रोप्रिएट है एंड वाइस वर्सा है। तो जो कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल्स, जिनके इंटरेस्ट रेट हायर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लो रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर्स, भाई उम्मीदें तो हर जगह, चाहे आप किसी के लव स्टोरी में देख लो, चाहे आप किसी के मूवी में देख लो, चाहे आप किसी के सीक्वेंस में देख लो, आपको एक्सपेक्टेशंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स ऐसा टर्म है ना जो एक्सपेक्टेशंस पर ही चलते हैं, जो गैस पर ही चलते हैं। आने वाले 10 साल में क्या होगा वो इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट ही करता है, वो एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से चार्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर समझाया जाता है कि रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर क्रूशियल इन द ओवरशूटिंग मॉडल। ओवरशूटिंग मॉडल में जो फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट हैं और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्रूशियल होते हैं। If an investor anticipate that central bank will adjust its policy, they may act quickly to take advantage of potential profit opportunities leading to overshooting। जो इन्वेस्टर्स होता है वो एंटिसिपेट करता है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो एडजस्ट कर देती है अपनी पॉलिसीज को। तो जो एडवांटेजेस होते हैं, मतलब जो एक्ट, मतलब जो हम लोग को एक्शंस मिलता है, वो बहुत पोटेंशियल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो कि ओवर शूटिंग मॉडल्स में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए अब दूसरे टर्म्स पर आते हैं हम, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डायनेमिक्स में। The model differentiate between short run and long run dynamics. In short run, prices including exchange rate may not fully adjust to their long run equilibrium variables. Short run dynamics क्या है? Time frame। पहला क्या है? Time frame। The short run refers to a period. The short run refers to a period during which some factors in the economics are fixed or slow to adjust. टाइम फ्रेम में क्या होता है? जो शॉर्ट रन क्या रिफर करता है? एक पीरियड, ड्यूरिंग एक पीरियड जो कुछ फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में वो फिक्स्ड होते हैं और स्लो टू एडजस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और जो और स्लो होते हैं एडजस्ट, मतलब चेंजेस आएंगे लेकिन धीरे धीरे आए। ठीक है, इट इज रिस्पेक्टिवली ब्रीफ time horizon when a certain economic variables may not have enough time to reach their long term equilibrium। ये उस टाइम पर यूज किया जाता है कि जब कोई भी इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जिसके पास इनफ टाइम नहीं होती है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वैल्यूज को देखने के लिए या उसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, तो हम लोग शॉर्ट रन डायनेमिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। प्राइसेस एंड बेसिकनेस, प्राइसेस और बेसिकनेस क्या है? शॉर्ट रन डायनेमिक्स ऑफ्टन इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ स्टिकी प्राइसेस एंड वेजेस। देखो शॉर्ट रन डायनेमिक्स क्या होता है, कभी कभी ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर स्टिकी प्राइसेस एंड वेजेस। स्टिकी प्राइसेस मैंने आपको बताया था जो इजिली एडजस्ट नहीं होते हैं। प्राइसेस एंड वेजेस में नॉट एडजस्ट इमीडिएटली। देखो भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो नेक्स्ट लाइन पर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। जो प्राइजेस होते हैं, जो वेजेस होते हैं, वो जल्दी एडजस्ट नहीं होते हैं, तुरंत के तुरंत एडजस्ट नहीं होते हैं। चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन, जो सप्लाई और डिमांड की कंडीशन होगी लीडिंग टू टेम्पररी इम्बैलेंसेस। जो सप्लाई एंड डिमांड, मान लो भाई मार्केट कह रहा है कि भाई प्राइस गिरा दो बढ़ा दो, नहीं करेगा भाई, वो तुरंत के तुरंत नहीं करेगा। जो होता है वो तुरंत इमीडिएटली एडजस्ट नहीं करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। ओके, टेम्पररी शॉक्स क्या होता है? शॉर्ट रन डायनेमिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्पररी शॉक्स और चेंजेस इन वेरिएबल। शॉर्ट रन डायनेमिक्स क्या होता है? वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्पररी शॉक्स से। टेम्पररी शॉक मतलब पता है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए झकझोर देगा भाई, जाहिर सी बात, शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन थोड़ी मतलब काम आप तुरंत करना चाहते हो तो भाई कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखेगा ही ना। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो भाई या तो हमें प्रॉफिट ही मिल जाएगा या तो हमें लॉस ही मिलेगा, जो टेम्पररी शॉक होता है। ठीक है, शॉर्ट रन dynamics are influenced by temporary shock or changes in variables that are expected to revert to their long run values over time. For example, a sudden increase in demand might lead to a temporary expansion in output and employment.
जो सडन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो सडन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी वो क्या करेगी, वो टेम्पररी एक्सपेंशन कर देती है किसकी, आउटपुट की और एम्प्लॉयमेंट की। अब भाई सडन डिमांड हो गई है मार्केट में, भाई एक बैग मार्केट में डिमांड हुआ कि भाई हमें लैपटॉप चाहिए, इंडियन मार्केट में डिमांड उठा कि एक दिन में करोड़ों लैपटॉप की डिमांड है, तो भाई भाई वो सडन टेम्पररी क्या कर देगा, थोड़ी देर के लिए वो आउटपुट भी बढ़ा देगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर देगा एकदम बेहतरीन मार्केट में। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही होता है, टेम्पररी एक्सपेंशन ही होते हैं भाई, याद रखना, ये परमानेंट एक्सपेंशन नहीं होते हैं। चलिए अब आते हैं लॉन्ग रन डायनेमिक्स में। इसमें लॉन्ग रन डायनेमिक्स में टाइम फ्रेम क्या है, देख लो भाई, सेम सेम ही है, टाइम फ्रेम इसमें भी है, टाइम फ्रेम इसमें भी है। इसमें क्या होता है, प्राइसेस एंड वेज सिकनेस होता है, इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, इसमें टेम्पररी शॉक्स होते हैं, इनमें परमानेंट चेंजेस होते हैं। टाइम फ्रेम क्या है, द लॉन्ग रन रिप्रेजेंट्स अ मोर एक्सटेंडेड पीरियड during which all factors of production are considered to be variable and able to adjust fully। लॉन्ग रन में क्या होता है, वो क्या होता है, जो जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो प्रोडक्शंस होते हैं वो एडजस्ट होते हैं और फुल्ली एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई धीरे धीरे जो काम होगा ना वो बेहतर, जल्दी का काम शैतान का। तो जो धीरे धीरे काम करते हैं, जो लॉन्ग रन रिप्रेजेंट करता है वो मोर एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंसीडर्ड टू बी वेरिएबल एंड एबल टू एडजस्ट फुल्ली। उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पीरियड जो उनके ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इन लॉन्ग रन prices, wages and other economic variables have sufficient time to reach their equilibrium। शॉर्ट रन में क्या होता है भाई, हमें तुरंत के तुरंत काम दो, ठीक है, तुरंत के तुरंत काम दो, तुरंत के तुरंत एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, तुरंत के तुरंत डिमांड बढ़ेगी, तुरंत के तुरंत डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ेगी तो भाई जल्दी जल्दी सेटअप लगाओ, आउटपुट लगाओ, इनपुट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच देयर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वैल्यूज। इसमें क्या होता है, जो इसमें प्राइसेस होंगे, जो वेजेस होंगे, वो एक आराम से उनको पर्याप्त समय है अपने एक इक्विलिब्रियम लेवल तक जाने के लिए। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉन्ग रन डायनेमिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टेंडेंसी टू ऑफ मार्केट टू रीच इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन की टेंडेंसी ही होती है कि वो एक इक्विलिब्रियम लेवल पर जाए, हाईएस्ट लेवल पर, एक इक्वल लेवल पर जाए। प्राइस एंड वेजेस आर एज्यूम टू एडजस्ट टू क्लियर मार्केट। प्राइसेस और वेजेस क्या होते हैं, वो एज्यूम्ड किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं क्लियर मार्केट को। एंड द इकोनॉमिक ऑपरेट्स एट इट्स पोटेंशियल आउटपुट लेवल। और जो इकोनॉमी होता है वो अपने पोटेंशियल आउटपुट लेवल तक जाता है, ठीक है। परमानेंट चेंजेस क्या होते हैं, लॉन्ग रन डायनेमिक्स आर एसोसिएटेड विद परमानेंट चेंजेस और शिफ्ट इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। लॉन्ग लो देखो यार, शॉर्ट रन में क्या था, टेम्पररी था, यहाँ परमानेंट है, यहाँ पर जो भी काम होगा वो परमानेंट होगा, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होंगे वो परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न्ड विद सस्टेनेबल sustained increases in countries productive capacity over time। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो कंसर्न होता है, जो सस्टेन्ड इंक्रीज होती हैं, जो ग्रोथ इंक्रीज होती हैं वो एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी ओवर टाइम, वो एक अच्छे टाइम के लिए, एक अच्छे समय पर जाकर एक अच्छी चीजें, हमें एक अच्छी पावर के साथ हमें चीजें मिलती हैं, हमें एक प्रोडक्शन, हमें एक आउटपुट, हमें एक जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वो एक बेहतरीन समय था, क्योंकि वहां पर प्राइस और वेजेस को एडजस्ट होने के लिए पूरा अपना समय मिलता है। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट प्रोसेस। डोंट वरी, बोर मत होइए, बस तो 5 मिनट की और बात होगी। एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या है, the exchange rate overshoots its long run equilibrium value in the short run and then gradually adjusts over time। तो exchange rate होता है वो overshoots, पहले long run equilibrium value पे जाएगा, इन short run conditions पे, then gradually adjust over time, ठीक है। मतलब जो एक्सचेंज रेट ओवरशूट्स इस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जो एक्सचेंज रेट होता है वो पहले अपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यूज पे जाएगा, इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड में ही अपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे वो जाएगा, देन ग्रेजुअली एडजस्ट ओवर टाइम, फिर वो एडजस्ट हो जाता है। दिस एडजस्टमेंट अकर एज प्राइसेस इंक्लूडिंग द एक्सचेंज रेट रिस्पॉन्डेड टू चेंजिंग एक्सपेक्टेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ये कब होता है, ये कब अकर होता है, जो प्राइसेस होती हैं, जो एक्सचेंज रेट इंक्लूड होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसमें, एक्सपेक्टेशंस में, जो उम्मीदों में रिस्पॉन्ड आती हैं, जो उम्मीदें टूटती हैं, जो उम्मीदें तार तार होती हैं, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस में होती हैं
उसमें ये रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। शॉक और डिस्टर्बेंस। द एडजस्टमेंट प्रोसेस टिपिकली बिगिंस विद अ शॉक और डिस्टर्बेंस टू द इकोनॉमी। जस्ट जो एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है वो कब बिगिन होता है, कब शुरू होता है? जब शॉक लगता है, जब डिस्टर्बेंस लगता है इकोनॉमी। दिस कुड बी अ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये चेंज होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से, शिफ्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से, और अदर फैक्टर दैट इम्पैक्ट इकोनॉमिक कंडीशंस। ये किन किन वजहों से होता है? ये इन इन वजहों से होता है भाई साहब। पहला चेंज किस वजह से? कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से। कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, गवर्नमेंट फिर उसके बाद क्या पॉलिसीज बनाती हैं भैया, उस हिसाब से ये चेंज होगा। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन अदर प्रैक्टिकल इकोनॉमिक कंडीशन। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ये जो भी चेंजेस आते हैं, इस वजह से शॉक और डिस्टर्बेंस जनरेट होती हैं। शॉर्ट रन एडजस्टमेंट क्या होता है? इन द शॉर्ट रन सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स में स्टिकली और स्लो टू एडजस्ट। भाई शॉर्ट रन इतना आया है ना कि आप लोगों को दिमाग में बैठेगा। शॉर्ट रन वही है जो स्टिकी होते हैं, जो शॉर्ट रन सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स में स्टिकी और स्लो टू एडजस्ट। जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो स्टिकी होते हैं, जो बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइसेस एंड वेजेस नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। कुछ प्राइजेस और वेजेस जो तुरंतली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। शॉर्ट रन एडजस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स इन फ्लक्चुएशन इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जो शॉर्ट रन में जो शॉर्ट रन एडजस्टमेंट होते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? जो उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं ऊपर नीचे, जो आउटपुट भी ऊपर नीचे हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, और अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। मार्केट फोर्सेस क्या होता है? The adjustment process is often driven by market forces as economic agent. The adjustment processes in often driven by market forces and economic agents such as firms and households respond to change in incentive prices and opportunity. जो एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, जो मार्केट फोर्सेस में जो होते हैं, जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। जो इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक के दूत कौन कौन है? फर्म होते हैं, फैक्ट्रीज, हाउस होल्ड्स होते हैं, जो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इंसेंटिव प्राइसेस। जो इंसेंटिव प्राइसेस चेंज होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज चेंज होती हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मार्केट फोर्सेस गाइड द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स एरिया ऑफ हाई डिमांड एंड वे फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर डिमांड। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? वो गाइड करते हैं किस तरफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस को किस तरफ, किस एरिया में डिमांड हाई है और किस एरिया में डिमांड लो है। किनके हिसाब से? हाउस होल्ड्स के हिसाब से, फर्म्स के हिसाब से। ये मार्केट फोर्सेस उनको इंडिकेट करते हैं कि भाई किस एरिया में डिमांड ज्यादा हो रहा है और किस एरिया में डिमांड लो हो रहा है। लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट क्या होता है? इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंसीडर्ड टू बी फुल्ली फ्लेक्सिबल। द फैक्टर्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं पूरी तरीके से एडजस्ट है भैया, पूरी तरीके से एडजस्ट है। प्राइसेस और वेजेस जो होते हैं, अदर इकोनॉमिक्स वेरिएंस हैव सफिशिएंट टाइम टू एडजस्ट। ये तो मैंने ऊपर ही बताया भाई। जो प्राइसेस होंगे, जो वेजेस होंगे, उनके पास पर्याप्त समय है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। एंड द इकोनॉमिक ट्रेंड टू मूव टूवर्ड्स इस पोटेंशियल आउटपुट लेवल। और जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होगी, जो इकोनॉमिक में चेंजेस होगी भाई साहब, एक पोटेंशियल लेवल पर आपको उसका आउटपुट दिखेगा। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट इज एसोसिएटेड विद अचीविंग अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट। और लॉन्ग रन एडजस्टमेंट में क्या होता है? वो किस चीज से एसोसिएट होता है भाई? वो एसोसिएट होता है अचीविंग अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट। एक नए लेवल पर, एक नए स्टैंडर्ड पर, एक नए हाइट पर इक्विलिब्रियम स्टेट में ये देखने को मिलेगा। सो गाइज वेरी थैंक यू एंड होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस, और ये हमारे यहाँ जो पेपर्स होते हैं, ये स्कोरिंग पैटर्न से ये पॉइंट्स पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी तरीके से स्कोरिंग पॉइंट है। सो कीप सपोर्ट एंड थैंक यू गाइस। आप सभी का अगेन आई एम वेलकम इन इकोनॉमिक्स की दुनिया, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।